Hello everyone, welcome to my YouTube channel Doubt Eraser. I am Atul Gupta, pass out student from Delhi University. So on this channel you will get all information related to DU and SL colleges, question and answer in easy language available for BA courses only. Tips and tricks for exam preparation are available here. जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अनुवाद के क्षेत्र। तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अनुवाद के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, मतलब इसका क्या मतलब है। तो आसान शब्दों में समझें तो अनुवाद के क्षेत्र का मतलब होता है कि अनुवाद किन किन क्षेत्रों में प्रयोग किया गया है, मतलब कि किन किन क्षेत्रों में अनुवाद किया जाता है या अनुवाद का प्रयोग होता है। अर्थात जिन क्षेत्रों में अनुवाद का प्रयोग होता है उन्हें अनुवाद के क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई कविता है तो उसको एक भाषा से दूसरी भाषा में जब रूपांतरित किया जाता है यानी ट्रांसलेशन किया जाता है तो उस क्षेत्र को अनुवाद का प्रयोग हुआ उसमें, मतलब साहित्य एक तरह से समझिए आप। तो साहित्य में प्रयोग हुआ अनुवाद का तो ये क्या कहलाएगा, सृजनात्मक साहित्य। इसमें एक तरह से अनुवाद का प्रयोग हुआ है तो ये क्षेत्र कहलाएगा सृजनात्मक साहित्य का क्षेत्र। तो ऐसे ही कई क्षेत्र हैं, तो आइए उनको समझते हैं और पढ़ते हैं जो कि अनुवाद के क्षेत्र में ही आते हैं। ये शुरू करते हैं जी। तो हमारा टॉपिक है अनुवाद के क्षेत्र। तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को तो सबसे पहले अनुवाद का अर्थ लिखेंगे हम। तो अनुवाद का अर्थ क्या है, तो एक भाषा में प्रकट किए गए भाव विचारों को ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में प्रकट या प्रस्तुत करने को अनुवाद कहते हैं। तो ये तो हमारा अनुवाद का अर्थ हो गया जो कि लिखना ज़रूरी है शुरुआत में। तो अब समझते हैं अनुवाद के क्षेत्र। तो अनुवाद का क्षेत्र आज बहुत व्यापक हो चुका है। साहित्यिक कृतियों, ज्ञान विज्ञान, व्यवसाय, व्यवहार आदि से सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित का कार्य अनुवाद ही करता है। जिस प्रकार साहित्य, ज्ञान विज्ञान आदि का क्षेत्र असीम है उसी प्रकार अनुवाद का क्षेत्र भी असीमित है और इसे किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो ये तो हमारी स्टार्टिंग हो गई थोड़ी। अतः अनुवाद के क्षेत्रों को समझने के लिए हम अनुवाद के निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुवाद के हो रहे प्रयोग को समझ सकते हैं जो इस प्रकार। तो अनुवाद के क्षेत्र में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सृजनात्मक साहित्य। अनुवाद के क्षेत्र के रूप में सृजनात्मक साहित्य प्रमुख है। एक भाषा की साहित्यिक रचनाओं जैसे महाकाव्यों, कविता संग्रहों, कहानी संकलनों, उपन्यासों, निबंधों व नाटकों आदि का अन्य भाषाओं में बहुत बड़ी मात्रा में अनुवाद होता है और होता आ रहा है। एक ज़माने में तो सारा अनुवाद कार्य साहित्यिक अनुवाद का भाग ही सबसे ज़्यादा अनुदित होता था। अतः इस प्रकार के अनुवाद के माध्यम से किसी देश या भाषा की प्राचीन या श्रेष्ठ रचनाओं का परिचय पूरी दुनिया के पाठकों को मिल जाता है। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि अनुवाद के द्वारा ही किसी भी साहित्यिक रचनाओं को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित कर अच्छे से श्रोताओं और पाठकों को रचना की पाठ्य सामग्री को पढ़ने और समझने में बहुत ही सहायता मिलती है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि धार्मिक पौराणिक साहित्य। अनुवाद के क्षेत्र में धार्मिक पौराणिक साहित्य का स्थान अपना है। इस तरह के साहित्य में किसी देश या समुदाय के जीवन तथा मानसिकता का अनिवार्य हिस्सा होता है। ऐसे साहित्य का अनुवाद उसी देश की प्राचीन भाषा से आधुनिक भाषा में भी हो सकता है। यानी कि कोई रचना यदि प्राचीन भाषा में लिखित तो उसे आधुनिक भाषा में अनुदित करने के लिए अनुवाद का ही प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए भारत में वेद, पुराण, उपनिषद, गीता आदि का संस्कृत से और वहीं जैन तथा बौद्ध धार्मिक साहित्य का प्राकृत, अपभ्रंश तथा पाली से आधुनिक भारतीय भाषाओं में रूपांतरण अनुवाद के द्वारा ही हुआ है। वहीं साहित्य एक देश की भाषा से दूसरे देश की भाषा में भी अनुवादित होता है। उदाहरण के लिए हम बाइबल, कुरान व गीता आदि के विभिन्न विदेशी भाषाओं में अनुवाद के प्रसंग देखे जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखा जा सकता है कि धार्मिक पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनका भी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद, मतलब भाषा में रूपांतरण अनुवाद के द्वारा ही संभव हो सका है और यहाँ पे भी अनुवाद का प्रयोग हुआ है कि दार्शनिक साहित्य। अनेक देशों के दार्शनिकों के विचारों, चिंतन तथा सिद्धांतों के परिचय के लिए दार्शनिक साहित्य का अनुवाद बहुत उपयोगी सिद्ध होता है।
उदाहरण के लिए पश्चिम में प्लूटो से लेकर आज तक का दार्शनिक साहित्य सभी प्रमुख भाषाओं में अनुदित हो चुका है। यानी कि अगर प्लूटो का कोई विचार या सिद्धांत ग्रीक भाषा में है तो वो आज हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषाओं में भी अनुदित होकर आज उपलब्ध है हमारे सामने। और अब हम उस प्लूटो के विचारों और सिद्धांतों को अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। साथ ही भारतीय दर्शन के प्रमुख ग्रंथों का भी भारतीय तथा विदेशी भाषा में अनुवाद उपलब्ध है तथा अनुवाद से ही ये संभव हो सका है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में सामग्री का रूपांतरण सरल व स्वाभाविक रूप से हो पाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है शोध सामग्री। शोध मतलब होता है रिसर्च करना। तो अनुवाद के क्षेत्र में शोध सामग्री का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे अद्यतन शोध कार्यों की जानकारियाँ तथा उससे प्राप्त परिणामों की जानकारी का प्रसार अनुवाद के माध्यम से देश तथा दुनिया में होता है। उदाहरण के लिए किसी देश की अन्य देश में अपनी शोध कार्य को करने के लिए कोई लिखित सामग्री मिलती है तो उसकी अपनी देश की भाषा में रूपांतरण करने व अन्य देशों को उस शोध की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुवाद ही प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि शोध सामग्री को भी एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करने में अनुवाद का ही प्रयोग होता है। पॉइंट है वो जो अनुवाद के क्षेत्र में आते हैं वो है पत्रकारिता। अनुवाद के क्षेत्र में पत्रकारिता का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान। समाचार समितियों द्वारा किसी अन्य भाषा में उपलब्ध कराई गई सामग्री को अपनी भाषा में प्रस्तुत करने के लिए पत्रकार अनुवाद का सहारा लेता है। समाचारों के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाएं भी अन्य भाषाओं के महत्वपूर्ण लेखों, फीचर्स और अन्य सामग्री का अनुवाद भी प्रस्तुत करते रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई समाचार मराठी क्षेत्र से संबंधित है और वह मराठी भाषा में ही किसी समाचार विभाग को प्राप्त हो तो वह अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार ही उस मराठी सामग्री को अपनी भाषा के अनुसार अनुदित कर देगा। यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर देगा। इससे वह अपनी क्षेत्रीय भाषा में भाषा का अनुवाद कर अच्छे से समझ सकेगा पाठ्य सामग्री को। सो नेक्स्ट पॉइंट है कार्यालय व्यवहार व प्रशासन संबंधी सामग्री में अनुवाद। बहुभाषी समाजों जैसे हमारे देश में राजकार्य तथा प्रशासन में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग होता है। इसमें भारत की संसद, विधानसभाएं तथा विधान परिषदों में भी प्राय एक से अधिक भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हैं। ऐसे में सदस्यों के भाषण, प्रस्ताव, विचार विमर्श आदि अनुवाद के माध्यम से ही पूरे सदन तक पहुंचते हैं। आपने गौर भी किया होगा कि संसद में सभी सांसद एक हेडफोन लगा के बैठते हैं तो वो हेडफोन अनुवाद का ही कार्य करता है, ट्रांसलेशन का ही काम करता है वहाँ पे। प्रशासनिक क्षेत्रों में भी नियमावली, सूचनाएं, परिपत्र, ज्ञापन, अदालती कार्यवाही, फैसले आदि प्राय पहले एक भाषा में लिखे जाते हैं और फिर अन्य भाषाओं में उनका अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार प्रशासनिक क्षेत्रों में भी अनुवाद का प्रयोग होता है। सो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि व्यापार व्यवहार संबंधी समझौते ये भी अनुवाद के क्षेत्र में आते हैं। ऐसे समझौते तथा संबंध जब दो विभिन्न भाषाएं बोलने वाले समूहों या प्रतिष्ठानों के मध्य होते हैं तब उनकी लिखा पढ़ी प्राय द्वैभाषिक होती है और उसमें अनुवाद का ही अनुप्रयोग होता है। तो यहाँ पे व्यापार संबंधी कार्यों में भी अनुवाद का ही प्रयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। आज के युग में अनुवाद का महत्व बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। संचार क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ एक से दूसरी भाषा में सबटाइटल्स देने का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। जहाँ एक फिल्म के 2 या 2 से अधिक भाषाओं के संस्करण बनते हैं वहाँ एक भाषा के संवाद दूसरी भाषा में अनुदित होते हैं। उदाहरण के लिए टेलीविज़न और रेडियो पत्रकारिता भी अनुवाद का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। टेलीविज़न इंडस्ट्री में डबिंग, सबटाइटल्स अनुवाद के प्रयोग से होते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में भी अनुवाद का प्रयोग होता है। ये सभी पॉइंट्स हमें विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद के प्रयोग को दर्शाते हैं, अर्थात अनुवाद के क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक साथ सारे पॉइंट ही आएंगे लिखने के लिए या स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा कि अनुवाद के क्षेत्र को बताइए। हो सकता है कि वो आपको एक अनुवाद का क्षेत्र पहले ही दे दे। जैसे
वो आपको दे दें पेपर में, सृजनात्मक साहित्य एक अनुवाद के क्षेत्र के रूप में व्याख्या कीजिए, तो ऐसे आपको ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अपनी तरफ से आपको इसमें पॉइंट जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ मैंने एक बेसिक सा आपको बता दिया है कि सारे पॉइंट्स कि इसमें ये आएगा। एक अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो ही गई होगी कि मतलब इसका मतलब क्या है अनुवाद के क्षेत्र का, और ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है अनुवाद, किन किन क्षेत्रों में। अगर लकली ये सारा मतलब अनुवाद के क्षेत्र के रूप में एक पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है, तो आपको सभी लिखने पड़ेंगे, 7-8 पॉइंट जितने भी हैं। अगर बाय चांस एक पे ही आता है मेनली, तो आप एक पॉइंट को थोड़ा और बड़ा बना के लिखोगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे आने वाली वीडियो में हम और अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, अनुवाद की प्रक्रिया और उसके प्रकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा जानकारी से भरी होगी। अपने कोर्स से संबंधित प्रश्न उत्तर और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। शेयर योर व्यू बिलो कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।